आपके सामने है। लोगों, इस बात को ध्यान रखना, ये जो लोग यहाँ के आज हुड्डा के नाम पर राजनीति करते हैं, ये सिर्फ अपना पानी जो है वो उनके गिरवी रखना चाहते हैं। ये टिकट के लालच में सब कुछ उनको दे देंगे। इनका लोहारू की जनता से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो आपको एक ही चीज कहता हूं कि आप एक चीज और का ध्यान करो। कांग्रेस वाले कभी अपनी उपलब्धियां नहीं बताते, कांग्रेस वाले अपने काम नहीं बताते। कभी किसान के नाम पर आंदोलन करके भड़काते हैं, कभी खिलाड़ियों के नाम पर बात करते हैं। आज हमारी बेटी मेडल से चूक गई, विनेश फोगाट, हमारी पहलवान, हमारे जिले के, हमारे बॉक्सर हमारे जिले के बहादुर हैं, वो चूक गई। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का। उसके बावजूद उन्होंने कही कि आप वहां पर बेशक से चूक गए हो, भारतवासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए आप मेडलिस्ट हो और सिल्वर मेडल का पैसा हरियाणा सरकार ने उनको दिया है। आज खिलाड़ियों का कंधे पे बंदूक रख के हुड्डा साहब चलाना चाहते हैं। विनेश को कहते हैं कि राज्यसभा भेजेंगे। उनको अच्छी तरह से पता है कि विनेश की उम्र नहीं है और विनेश को कहते हैं हम ये करेंगे। हुड्डा साहब, अगर आप सच्चे दिल से अगर खिलाड़ियों का सम्मान करते हो तो विनेश को कलोई से चुनाव लड़ाओ, इंडिपेंडेंट। मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा कि हमारा कैंडिडेट, हमारी पार्टी उसका समर्थन करेगी और हम विनेश को ही क्यों, हमारे और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उनका भी हम आप समर्थन करो, हम भी करेंगे। राजनीति से ऊपर उठो, आप राजनीति मत करिए, खिलाड़ियों के कंधे में बंदूक रख के मत चलाइए। आप, विनेश हमारे भिवानी की बेटी है, हरियाणा की बेटी है, भारत की बेटी है। आप समझते हो कि विनेश के दम पर आप वोट लेंगे? आप अगर सही मायने में विनेश का भला चाहते हो या खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहते हो, आज ही आप सम्मान का प्रोग्राम कर रहे हो रोहतक के अंदर, आप घोषणा करें। आप तो मुख्यमंत्री बनने के लाइन में लगे हो, हरियाणा की जनता आपको कहीं बढ़ाएगी नहीं, लेकिन गडी सांपला कलोई से विनेश को कहो कि इंडिपेंडेंट फार्म भरे। मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि वो भी उसका समर्थन करेगा। तब आपका असली चेहरा सामने आ जाएगा कि आप राजनीति करना चाहते हो या सिर्फ वोट लेना चाहते हो या खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहते हो। इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं लोहारू के लिए, आप लोगों के सामने है। यहाँ पर भाई एक जो है नवाबी शासन वाली बात थी, आतंक का राज होता था। आपके भाई ने यहाँ पर गरीबों का साथ दिया है। एक तरफ वो लोग हैं जो रेहड़ी वालों को लूट के धक्के मार देते थे। मुझे आज खुशी है कि छोटे खोखे वाला, छोटा दुकानदार, छोटा रेहड़ी वाला, गरीब आदमी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। और जेपी दलाल जब तक लोहारू में है, गरीब आदमी के चेहरे पर मुस्कान देखेगा। जेपी दलाल, भारतीय जनता पार्टी जब तक है, गरीब आदमी के साथ रहेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो प्रतिभाशाली बच्चों को नौकरी देती है, एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है जो नीति बना के काम करती है, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इन गरीबों की नौकरी को हड़प जाना चाहते हैं। पैसे के दम पर, अपनी सत्ता के दम पर इन गरीबों की नौकरी को खा जाना चाहते हैं। लेकिन हुड्डा साहब, कांग्रेस के लोगों, आपको ये नहीं पता, आज गरीब जाग चुका है, कमजोर आदमी जाग चुका है, उसको अपने हकों की लड़ाई लड़नी आती है। बोलता बेशक से कम हो, लेकिन बूथ को अंदर जाएगा 1 तारीख को, जब उसको जेपी दलाल और कमल का नाम निशान दिखाई देगा, उसकी उंगली वहीं जाएगी, उसकी उंगली वहीं जाएगी और भारी बहुमत से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। और दावे के साथ मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी, लोहारू की तरफ से, भिवानी जिले की तरफ से आप निश्चिंत रहो। ये इलाका, इसकी तासीर है, जिधर चल पड़ता है उधर ही चल पड़ता है। ये यहाँ की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, डंके की चोट पर जीतेगी। इन लोगों को पानी चाहिए, इन लोगों को मुआवजा चाहिए, इन लोगों को सुरक्षा चाहिए, इन लोगों को मेरिट पर नौकरी चाहिए, इन लोगों को ईमानदार सरकार चाहिए, इन लोगों को एक सैनिक का बेटा, गरीब का बेटा, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद दलाल साहब, जो किया वो बताया। और ये जनता भी, इलाके की जनता भी आपके प्रति समर्पित है। चिंता ना करें, 1 तारीख की पोलिंग है और 4 तारीख ने इलाके की जनता उनका मोरिया बुलाई, कौन बुलाई बताओ भाई? 4 तारीख ने सारी दुकान बंद है और एक ही शोरूम चालू रहेगा। उस शोरूम का नाम है चौधरी जेपी दलाल। शोरूम में एक सामान नहीं मिला है, शोरूम में एकमात्र सामान नहीं मिलते, सामान
किसान का, हर आदमी के लिए काम किया। ऐसे चौधरी जेपी दलाल जी ने अपना वक्तव्य रखा। आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी को, वहां और इलाके की जनता को अपना संदेश दें। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी। भारत माता की। भाई जेपी दलाल जी ने इतना जबरदस्त भाषण दिया जोश में खाके, और मैंने अब तक सुना था सैनी साहब कि हरियाणा के लिए लोग कहते हैं देशों में देश हरियाणा इत दूध दही का खाना। भाई थारी भैंसियां सब दूध देना बंद कर दी होगी। भारत माता की जय अगर इस वीर प्रसूता हरियाणा की धरती से इतनी कमजोर बोली जाती है तो थोड़ा मेरे मन में संदेह होता। वो मन कह रहे हो चौधरी भट्टों का, अब बोलो। मैं राजस्थान से आता हूं, मारवाड़ का प्रतिनिधि हूं। मारवाड़ में सैनी साहब हमारे यहां हर काम के लिए मनुहार करनी पड़ती है। किसी को घर बुलाना हो तो आग्रह करना पड़ता है, मनुहार करनी पड़ती है। भोजन कराना हो तो भी मनुहार करनी पड़ती है। थोड़ा करना पड़े वीरा। मने बेरो को नहीं होगा अटल लुहारू में जय बुलान खातर भी थोड़ा करना पड़ती। पूरी ताकत से दोनों हाथ ऊपर करिए, मुट्ठी बंद करिए, संकल्प की भारतीय जनता पार्टी को विजयी करने की, और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, भारत माता की। अब ठीक है, थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के आज इस जन आशीर्वाद रैली में, जब आने वाले चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने के संकल्प को लेकर के एक बार फिर पिछले 10 वर्षों में देश और प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से अपने लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से हरियाणा प्रदेश का मान और सम्मान और भारत का मान और सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ाया, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजयी हो, इस संकल्प के साथ में जो आज ये जन आशीर्वाद रैली आयोजित की गई है, मंच पर उपस्थित हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, संसद के मेरे पुराने साथी, मेरे मित्र, अत्यंत विनम्र स्वभाव के धनी और एक जबरदस्त मुस्कुराहट की ताकत रखने वाले, ये मुस्कुरा करके जिसकी तरफ देख ले उसी का दिल जीत करके अपने साथ जोड़ ले, इतनी ताकत रखने वाले आदरणीय नायब सिंह सैनी जी। मंच पर उपस्थित इस हरियाणा का की राजनीति में अपने विधानसभा क्षेत्र में पूरी ताकत के साथ जुट करके अपने विधानसभा क्षेत्र की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए दिन रात काम करने के लिए मशहूर एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो हर सांस अपने क्षेत्र के लोगों के भले के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके यहां विकास हो सके, उनका जीवन परिवर्तित हो सके, इसके निमित्त को लेकर के करता है। ऐसे हरियाणा शासन के सम्माननीय कैबिनेट मंत्री, आप सबके विधायक भाई जेपी दलाल जी, हरियाणा के इस भिवानी जिले की भारतीय जनता पार्टी परिवार के मुखिया, जिले के अध्यक्ष भाई मुकेश गौड़ जी, मंच पर उपस्थित चौधरी शमशेर सिंह साहब, जन साहब डीपी वत्स साहब,
आदरणीय शंकर दूपड़ा जी, मंच पर उपस्थित युवा नेता जिन्होंने बड़े दबंग आवाज के साथ में अपनी बात यहां रखी, मुकेश चौरान जी, मंच पर उपस्थित डीएम मनोहर सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, भगवा का वेश धारण करके इस देश में धर्म और संस्कृति की ध्वजा को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने जीवन का समर्पण करने वाले सम्माननीय संत, इस सभा में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को बुलंद करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को पिछले 10 साल के देश और प्रदेश के शासन के लिए आशीर्वाद देने के लिए सुदूर क्षेत्रों से आए हुए लोहारू के मेरे भाइयों बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं हृदय पूर्वक आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। मित्रों, 10 साल पहले अभी आदरणीय जेपी दलाल साहब जब बात कर रहे थे, तब इन्होंने 10 साल की स्थिति, हरियाणा की स्थिति और लोहारू की बारे में चर्चा की। मैं तो याद दिलाना चाहता हूं, 10 साल पहले वो भारत में जब नरेंद्र मोदी जी की 2014 में सरकार बनी, उससे पहले कोई 3 महीने ऐसे गुजरते नहीं थे जब देश में एक आतंकवादी धमाका नहीं होता था। धमाके पर धमाके होते थे। कभी हमारे शहरों में बड़े आर्थिक गतिविधियों के केंद्र, मुंबई में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, जयपुर में, दिल्ली में आतंकवादी घटना होती थी, या हमारी आस्था के केंद्रों पर चोट पहुंचाई जाती। अक्षर मंदिर पर हमला गुजरात में होता था, जम्मू के रघुनाथ मंदिर में हमला होता था, उधर दक्षिण में देवी मंदिर पर हमला होता था, जयपुर के हनुमान मंदिर पर आतंकवादी घटनाएं होती थी। देश को आतंकवादी ताकतों के आधार पर कमजोर करने का षड्यंत्र होता था। मैं याद दिलाना चाहता हूं मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो 10 साल पुराना काली छाया रात, अमावस की रात, जब देश भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ था। घोटाले पर घोटाले, एक घोटाले की गूंज समाप्त होती थी, उससे पहले लाखों करोड़ रुपए का दूसरा घोटाला अखबारों की सुर्खियों में छप जाता था। धरती में कोयले से लेकर के और आकाश की तरंगों तक घोटाला। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां देश के संसाधनों की लूट और खसोट नहीं हुई थी। देश में भ्रष्टाचार का संस्थागतकरण हो गया था, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो गया था। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, देश की सीमाओं के हालात किस तरह से थे। यह हरियाणा शूरवीरों का प्रदेश है। यह हरियाणा हमारे देश के सैनिकों का सम्मान रखने वाला प्रदेश है। इस हरियाणा की धरती के पुत्र देश की सीमाओं पर शहीद होते थे। मैं याद दिलाना चाहता था, हमारे सैनिकों के सिर काट करके ले जाए जाते थे। बांग्लादेश की सीमा पर हमारे सैनिकों को मार करके डंडे पर पशुओं की तरह बांध कर ले जाने के वीडियो दिखाए जाते थे। इस तरह के हालात भारत के, न देश भीतर से सुरक्षित था, न देश की सीमाएं सुरक्षित थी। देश भ्रष्टाचार की भैंस चढ़ चुका था और पूरी दुनिया में भारत का सम्मान जो है वो गिर करके धरातल पर आ गया। भारत में भय की राजनीति थी, भूख की राजनीति थी, भ्रष्टाचार की राजनीति का बोलबाला था। उस समय में देश की जनता ने, आप सबने, हरियाणा के लोगों ने, देश के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से श्रम और परिश्रम किया, देश की जनता ने आशीर्वाद दिया। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी और उसी के ठीक बाद में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ। सरकार चुनाव में कोई विश्वास नहीं करता था कि भारतीय जनता पार्टी पूरे ताकत की सरकार बना सकती है। लोग सरकार बनने के बाद में भी बात करते थे कि यह सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, यह सरकार कैसे चलेगी। 10 साल में माननीय मोदी जी की सरकार ने जहां देश की सीमाओं को सुरक्षित किया, 10 साल में मोदी जी की सरकार ने देश को आर्थिक रूप से आगे बढ़ा करके 5वीं अर्थव्यवस्था से 10वीं से उठा करके 5वीं पर लाकर खड़ा किया और फ्रेजाइल 5 से लाकर के टॉप 5 इकोनॉमी बनाने में कामयाब प्राप्त की। देश के सीमाओं पर खड़े रहने वाले सैनिकों का हौसला बढ़ा करके देश की सीमाओं को अभेद्य किया। देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लक्ष्य को लेकर के योजनाओं का निर्माण करके गरीब को बिजली, गरीब को पानी, गरीब को बैंक का खाता, गरीब को शौचालय, गरीब को शौचालय, गरीब को बैंक का खाता, गरीब को घर, गरीब को गैस का चूल्हा, गरीब को किसान सम्मान निधि देकर के गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया।
और 10 साल तक मोदी की सरकार ने जिस तरह से काम किया, आज दुनिया भर के विशेषज्ञ इस बात को स्वीकार करते। अनेक रिपोर्ट्स आ गई कि देश में पिछले 10 साल के कालखंड में देश में गरीबी की रेखा से 25 करोड़ लोग बाहर निकल करके आज सम्मान के साथ में मध्यम वर्ग का जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। 10 साल में देश की तकदीर और तस्वीर बदली। देश का सम्मान आज उस मुकाम पर जाकर के पहुंच गया है कि भारत के बेटे, भारत के बच्चे, भारत के स्टूडेंट दुनिया के किसी देश में फंस जाएं, दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही हो और भारत का झंडा पकड़ करके भारत के बच्चे बाहर निकले तो दोनों देशों की तोपें ठहर जाए और भारत के बच्चे जो हैं वो सम्मान के साथ में घर वापस पहुंचे। यहां तक तो ठीक था, भारत के बच्चे आए तब तक तो ठीक था। पाकिस्तान वालों को लगा हमको कोई बचाने वाला नहीं है। पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगे की शरण में आ गए, कागज पर तिरंगा कोर करके हाथ में पकड़ करके निकले, उनको भी वही सम्मान मिला क्योंकि वो तिरंगे की ताकत को जान गए। मित्रों, इस तरह से भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। 370 जो इस देश में आतंकवाद की जड़ थी, आप सब लोगों के आशीर्वाद से आज 370 को हमेशा से लिए कब्रिस्तान में दफन करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। इस हरियाणा की धरती ने अनेक वर्षों तक देश की विधर्मी ताकतों के साथ में संघर्ष किया है। मैं राजस्थान से आता हूं, मैं महाराणा प्रताप की धरती से आता हूं, मैं वीर दुर्गादास की धरती से आता हूं, मैं पृथ्वीराज चौहान की धरती से आता हूं, मैं महाराजा सूरजमल की धरती से आता हूं। राजस्थान के लोगों ने, इस देश के योद्धाओं ने देश में धर्म और संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपनी पीढ़ियां कुर्बान की। 450 साल का संघर्ष था कि भारत में भारत की अस्मिता के मानबिंदु भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। आपके आशीर्वाद से बनी हुई सरकार ने, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज भगवान राम का मंदिर बना दे। देश जिस तरह से प्रगति के नए सोपान घड़ रहा है, उसी क्रम में आज हरियाणा भी उसी तरह से कदम ताल चलते हुए साथ काम कर। पिछले 10 साल में हरियाणा ने जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5S के सिद्धांत पर काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में काम हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम हो, हरियाणा में सुरक्षित हो, हरियाणा सुरक्षित हो, महिलाएं सुरक्षित हो, हरियाणा में का स्वाभिमान बना रहे और हरियाणा का युवक स्वावलंबी बने, इस लक्ष्य को लेकर के हरियाणा की सरकार ने पिछले 10 साल में काम किया। वो हरियाणा, जिस हरियाणा के लिए अभी चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा में 1000 बच्चों में से 1000 युवाओं में से लगभग 170 को तो कुंवारा रहना पड़ता है। आज उस हरियाणा के माथे पर जो कलंक था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास के चलते हुए मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास के चलते हुए आज हरियाणा प्रदेश में बेटियों को सम्मान मिला। आज हरियाणा भी देश सम्मान के साथ में देश के औसत के बराबर में खड़ा होकर के और आज सम्मान के साथ में अपना सिर ऊंचा कर पा रहे। हरियाणा में जिस तरह से चिकित्सा व्यवस्था छिन्न भिन्न थी, माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार के चलते हुए आज हरियाणा में जहां कुल मिलाकर के पुराने समय में केवल 6 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, अब 23 मेडिकल कॉलेज या तो बन गए हैं या बनने के कगार पर हैं, पूरे होने की दिशा में है। और अभी प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि हम देश में 75,000 नई सीटें और जोड़ेंगे, हरियाणा में नए मेडिकल कॉलेज और खुलेंगे। अब हमारे बच्चों को रशिया में, यूक्रेन में, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में पढ़ने नहीं जाना पड़ेगा। देश की सरकार ने जो लोक कल्याणकारी योजनाएं ली, उन सबको धरातल पर उतारने में हरियाणा नंबर 1 पर रहा। लेकिन हरियाणा की कुछ चुनौतियां थी। मुझे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने जब कृषि क्षेत्र में काम करने का अवसर दिया था, किसानों का मंत्री बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया था 2014 से 19 की सरकार में, तब हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से शुरू की। ये फसल बीमा योजना, ये जो सब फसल बीमा योजना है वो उसी कालखंड में चालू हुई। अभी जेपी दलाल साहब बात कर रहे थे, 2-2, 4-4 रुपए का मुआवजा मिलता था, किसान का उपहास होता था। आज देश के करोड़ों किसान इस भरोसे के साथ में खेत में धरती का हल सीना फाड़ करके हल चलाते हैं कि अगर राम रूस जाएगा तो भी राज हमारे साथ में खड़ा है, राज हमारे आंसू पहुंचने के लिए साथ में खड़ा है। मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल शक्ति मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दिया। देश का पानी बह करके पाकिस्तान जाता था,
शाहपुर कंडी बांध की परियोजना वर्षों से अटकी पड़ी। हमने कहा बात की, पंजाब और जम्मू कश्मीर शासन के बीच में समझौता कराया और मैं आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूं अब रावी का पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा, रावी का पानी शाहपुर कंडी में स्टोर होगा और उससे आगे बढ़ करके उज नदी का पानी जो चला जाता है उस उज नदी के पानी को रोकने की भी योजना हमने बना दी है, उसको जोड़ करके यहां लेकर के आएंगे। और आज मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कह सकता हूं, इस पूरे सर्किट में नायब सिंह साहब 16 BCM पानी होता है। ये जो हमारा रावी व्यास सतलुज का जो हमारा हाइड्रो सिस्टम है इसमें 16 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी होता है। 8 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी पंजाब और हरियाणा के बीच में बटा है। मैं जानता हूं, ईमानदारी से स्वीकार करता हूं, हरियाणा को उसके हक का पूरा पानी नहीं मिल रहा था, लेकिन ये दोनों काम प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद में हरियाणा इस सिस्टम में 4 BCM पानी बढ़ेगा, हरियाणा का पानी 1.5 हो जाएगा और हरियाणा के किसान के हर खेत को पानी मिलेगा। अभी अध्यक्ष जी बात कर रहे थे, उन्होंने भी चर्चा की, उन्होंने कहा कि हमने एक योजना बनाई, हरियाणा और राजस्थान सरकारों के बीच में समझौता कराया। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय खट्टर साहब का, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का। दोनों ने साथ बैठे, अधिकारियों के साथ में बातचीत की, हमने एक योजना बनाई कि यमुना का पानी, यमुना में जब बाढ़ आती है साल में 30, 40, 45 दिन जो सरप्लस पानी होता है वो पानी बह करके समुद्र में जाए, उसके बजाय इस दक्षिणी हरियाणा के भिवानी जिले में पानी आना चाहिए। राजस्थान के सूखाग्रस्त चीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों में पानी जाना चाहिए। लगभग 25,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई। उस योजना पे दोनों राज्यों के बीच में सहमति करवाई और मैं जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, हरियाणा में आप सरकार बनाइए, हम निश्चित रूप से भिवानी को पानी मिले इसको सुनिश्चित करने का काम करेंगे। हम देश को बदलने के लिए निकले हुए लोग। मैं तो कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देकर के रात में रवाना हुआ था। अनेक जगह पर भ्रम फैलाने की राजनीति की जा रही थी। देश की सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लागू की थी, राज्यों ने इसको लेकर के जो है कर्मचारियों के बीच में कुछ भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की। राजस्थान की सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, हिमाचल की सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा की, तेलंगाना की सरकार ने ओल्ड पेंशन की स्कीम की घोषणा की, कर्नाटक में भी चुनाव में घोषणा की, लागू नहीं कर पाए, एक भी प्रदेश लागू नहीं कर पाया था। लेकिन कर्मचारियों के, देश के लाखों कर्मचारी जो भारत सरकार में काम करते हैं, उनकी व्यथा को माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा और एक यूनिफाइड स्कीम कल लागू की है। अब जो ओपीएस में बेनिफिट मिलता था वो सारा का सारा बेनिफिट जो है वो अब देश केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आने वाले समय में मिलेगा। अब उसी के अनुरूप आने वाले समय में हरियाणा में चुनाव के बाद में हरियाणा के कर्मचारियों को भी नई जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ मिले, इसको सुनिश्चित करने के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग देश बदलने के लिए निकले हुए लोग हैं, देश का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए निकले हुए लोग हैं, देश के गरीब आदमी को सशक्त करके भारत को मान और सम्मान बढ़ाते हुए भारत को पूरी दुनिया का समर्थ सशक्त देश बनाने के लिए निकले हुए लोग हैं। मैं आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो 10 साल पुराने हरियाणा के दिन याद कर लीजिए, वो खर्ची और पर्ची का सिस्टम याद कर लीजिए। उस सिस्टम को, जो सिस्टम वापस हरियाणा में लागू न हो, हरियाणा में वापस उसी तरह का जो है माफिया का माहौल पैदा न हो, इसके लिए जिम्मेदारी लेकर के हम सबको काम करने की जरूरत है। और मैं आज आपसे भरोसा और विश्वास लेने के लिए आप लोगों के बीच आया। अब समय आ गया है कि हमको संकल्प करना पड़ेगा। आदरणीय नायब सिंह जी विस्तार से अपनी बात करेंगे। मैं तो एक बात का भरोसा और विश्वास आपसे चाहता हूं, क्या हम हरियाणा को देश का 1 नंबर प्रदेश बनाने के लिए जो काम हमने 10 साल में किया है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपने दोनों हाथ खड़े कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम हरियाणा को इसी तरह से और आगे बढ़ाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाएंगे, पूरी ताकत से हाथ से लेकर के जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाता तब तक हम न रुकेंगे, न झुकेंगे, न थमेंगे, न बहकेंगे, न बिकेंगे। अगर ये संकल्प करना चाहते हो तो मुट्ठी बंद करो और पूरी ताकत से बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोलो बजरंग बली की। धन्यवाद गजेंद्र सिंह शेखावत जी, आपको सुनने का बड़ा मन था,
बहुत अच्छा आपने विस्तार से किए हुए काम बताए। ये बीच में 5-7 महीने जो है ना सुबेरे ताई धारा का टेम हो गया जी। मुख्यमंत्री जी थोड़ी तावड़ है, 5-10 बीसा के धारा टेम हो गया। कोई ने धारा टेम थी, कोई दिक्कत नहीं, पूछ जाओगी। आज जेपी दलाल ईसो मंत्री बना के दे रखे हो, धारा तो सीढ़ी हवा चलो बता मुआवजो मैंने हमने जरूरत की है। अब मैं आमंत्रित करता हूं उस व्यक्ति को, मान्यवर आपको मैं किसानों का मसीहा कहूं, जिन्होंने खेती के लिए बहुत अपार 3-4 महीने में काम करने का काम किया है। युवाओं का मसीहा कहूं, जो आपने लाखों हजारों नौजवानों को अपने रोजगार देने का काम किया। नंबरदारों के हित की बात करो, सरपंचों के हित की बात करो, जिला परिषद मेंबर के हित की बात करो, गरीब आम आदमी के किसान की बात करो। आपने मात्र चंद दिनों के अंदर इतना काम करके दिखाया कि लोग अब उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पे ये नायब सैनी जी 10-1 साल रह गया तो हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य होगा। एक बात और सुन लियो, मैं जाति का ब्राह्मण हूं। खानक रैली में कही थी, मैं और नायब सैनी जी दोनों युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। 1 मिनट लूंगा जी आपकी। मखा भाई दोनों प्रदेश अध्यक्ष इकट्ठे, भाई साहब ने टिकट मिली, मनने नहीं मिली। भाई साहब मंत्री बन गए, बड़ा जड़न हो देख की एमपी भी बन गए, प्रदेश अध्यक्ष भी बन गया, मुख्यमंत्री भी बन गया। और दावे से कहता हूं देश का प्रधानमंत्री भी एक दिन ये व्यक्ति बनेगा। आने वाले समय में देख लेना, हिंदुस्तान की राजनीति में ओबीसी का नेतृत्व करने वाले, युवाओं के नेतृत्व करने वाले आदरणीय नायब सैनी जी को मैं आमंत्रित करता हूं, आए और अपना उद्बोधन दें। आदरणीय नायब सैनी जी। भारत माता की भारत माता के आज के इस जन आशीर्वाद रैली में एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में बैठा है। मैं सोच रहा था जब माताएं उठ रही थी और वो बोल रहे थे, ये ऐसा व्यक्तित्व है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कि हमारी माताएं बहनें 3-3 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके घर में पीने का पानी लेकर के आती थी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस व्यक्ति ने ऐसी महान शख्सियत हमारे बीच में बैठी है जिसका हम सबको आशीर्वाद मिला है। दिल्ली में बैठ करके ऐसी योजना बनाई कि हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल। मुझे इन 10 वर्षों में किसी माता के सर के ऊपर मटका दिखाई नहीं देता। ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में बैठा है। आदरणीय गजेंद्र शेखावत जी, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, भारत सरकार जो इस चुनाव की दृष्टि से हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। भाइयों, लोहारू की सरदारी बैठी है। गजेंद्र शेखावत जी को ये आश्वस्त कर दो कि यहां लोहारू तो कमल का फूल खिलेगा, परंतु जितनी सीटें आपके दिशा निर्देश में है, सब सीटों के ऊपर कमल का फूल खिलाने का काम ये लोहारू की सरदारी करेगी। भाइयों, हमारे बीच में हम सब के दिलों की धड़कन, हम सब के दुख सुख के साथी, लगातार हम सब के बीच में रह करके इस लोहारू के विकास को एक नई दिशा देने वाले ऐसे हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल जी, मंच पर विराजमान बाबा केशव नाथ जी महाराज,
हमारे जिला के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष मुकेश गौड़ जी, जिला के हमारे प्रभारी महेंद्रगढ़ शंकर धूपर जी जो इस जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य शमशेर खरकड़ा जी, पूर्व में राज्यसभा के सांसद रहे, बहुत ही एक्टिव जनरल डीपी वत्स जी, हमारी जिला परिषद की वाइस चेयरमैन सुनीता जांगड़ा जी, प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य रवि महिया जी, विजय शेखावत जी, कमलेश कुमार जी, रामकिशन शर्मा जी, आरती शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, धनपत राम सैनी जी, दौलत राम सोलंकी जी, महेंद्र शर्मा जी, रोता सारिये जी, वरुण शोराण जी और हमारे मनोहर डीएम साहब, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के पदाधिकारी और आज इस अनाज मंडी के शेड के अंदर भी, शेड के बाहर भी और शेड के पीछे भी जहां भी मैं नजर उठा रहा हूं, मुझे सर ही सर नजर आ रहे हैं। इतनी भारी संख्या में आज आप लोग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है साथियों, मैं जो हरियाणा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जा रहा हूं, अभी ये मेरा तीसरा कार्यक्रम है यहां पर, एक कार्यक्रम और है, परंतु मैं जहां पर भी जाता हूं, जो उत्साह, जो जोश मुझे लोगों का देखने को मिल रहा है, मेरा उत्साह इतना बढ़ गया है कि मुझे ये विश्वास है कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ बनेगी। भाइयों, मुझे ये खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से एक गरीब बेटे, एक किसान के गरीब बेटे को ये हरियाणा की जिम्मेवारी दी है, हरियाणा के अंदर एक मिशन मोड के अंदर सरकार लगातार काम कर रही है। भाइयों, मुझे यह भी खुशी है कि इन 10 वर्षों में देश की और प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। भाइयों, मैं कहना चाहूंगा कि जब विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, भाइयों उनकी दुकान खाली है, अगर दुकान में कुछ सामान है तो दिल्ली से भाइयों झूठ का सामान लेकर के आते हैं और फिर हुड्डा साहब और उसके कुछ और चमचे लगे हुए हैं, उसको परोसने का काम करते हैं। भाइयों, इस बात से भी हमने सचेत रहने की आवश्यकता है। हम देखते हैं देश ने ये मन बना लिया कि मोदी जी को 400 सीट दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। भाइयों, इन्होंने किस प्रकार का दुष्प्रचार किया और इस प्रकार का दुष्प्रचार किया कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो संविधान को समाप्त कर देंगे। भाइयों, इस बात से हमने सचेत रहना है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत पिछले 10 वर्षों में एक संविधान के अनुरूप चला है, डॉक्टर साहब के अनुरूप चला है, और इन लोगों ने तो डॉक्टर साहब का भी अपमान किया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया और संविधान का भी अपमान करने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। भाइयों, आज जब इनके पास बोलने के लिए नहीं है, आज ये
हिसाब लेने के लिए घूम रहे हैं। मुझे तो एक बात याद आती है, मैंने भी पहले इसकी चर्चा एक जगह और की थी। भाइयों, मुझे तो हुड्डा साहब और कांग्रेस के लोगों पर ये देख करके अचरज होता है कि ये लोग हिसाब मांग रहे हैं। एक कहावत है कि दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब हैं, हमारे खाते लिए फिरते हैं। भाइयों, ये लोग जिन्होंने हरियाणा को लूटने का काम किया, जिन्होंने हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने गरीबों के घरों को जलाने का काम किया, भाइयों, वो लोग आज हिसाब मांग रहे हैं। कमाल हो गया भाइयों। जिनके वही खाते खराब हैं, वो लोग बापू बेटा हिसाब लिए घूम रहे हैं। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है, मैं हरियाणा प्रदेश के हर रोज 3-4 विधानसभाओं का दौरा करता हूं। लोगों ने मन बना लिया है, चाहे 1 तारीख को जब वोट डलेंगे और 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भाइयों, कांग्रेस का कहीं पर नाम दिखाई नहीं देगा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है। भाइयों, पिछले दिनों मैं पिंजौर के अंदर था। मैंने अंतर्राष्ट्रीय एप्पल मंडी का उद्घाटन कर रहा था। मैंने कांग्रेस से, भूपेंद्र हुड्डा से मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे। मैंने कहा था कि आप ये हिसाब मांगो लेकर के यात्रा घूम रहे हैं। हम तो हिसाब हर वर्ष आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जब से ये डबल इंजन की सरकार बनी है, हर वर्ष हमारी सरकार लोगों के बीच में जा करके हिसाब देने का काम करती है। अभी दलाल साहब बोल रहे थे कि मैं तो हर रोज, मेरी तो किताब ही खुली है, हर रोज हिसाब देता हूं जब एक से एक नया काम करता हूं। मैंने हुड्डा साहब, कांग्रेस के लोगों को कहा था कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने युवाओं को नौकरियां पर्ची और खर्ची पर दी थी, आप इसके बारे में बताने का काम करें। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। मैंने दूसरा क्वेश्चन ये किया था कि हुड्डा साहब, आप हिसाब मांगते घूम रहे हैं, आप हमें हिसाब देने का काम करें। मेरे हरियाणा प्रदेश के भोले भाले किसानों की जमीन आपने दफा 4 और 6 लगा करके उसको हड़प करके दिल्ली में बैठे भाइयों दामाद को खुश करने के लिए आपने देने का काम किया था। उसके बारे में भी बताने का काम करें। भाइयों, मैंने ये भी क्वेश्चन किया था कि भूपेंद्र हुड्डा, तू 10 वर्ष तक हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों की फसल एमएसपी पर कितनी खरीदी थी, उसके बारे में भी बताने का काम कर। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था, मैंने इसको ये भी पूछा था कि आप ये बात बताने का काम करें, हरियाणा प्रदेश के किसान के प्राकृतिक आपदा से जो फसल का खराबा हुआ था, आपने 2 रुपए 3 रुपए का चेक दिया था, उसके ऊपर भी बताने का काम करे, कितनी भरपाई करने का किसान की आपने काम किया था। मैंने यह भी क्वेश्चन किया था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे, हमारी सरकार 10 वर्ष हरियाणा के अंदर सत्ता के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार है। भाइयों, अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम क्यों नहीं किया था? हमारी सरकार ने किया है। इसके ऊपर भी आप बताने का काम ये करें। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था कि आपकी सरकार में किसानों के ऊपर गोलियां चली थी, उसके ऊपर भी बताने का काम करें कि हमारी सरकार में किसानों की क्या दुर्गति की थी।
क्यों नहीं बताना चाहिए? हिसाब देना चाहिए। अरे हिसाब लेने के लिए तो घूम रहा है, हिसाब भी यहाँ की जनता मांग रही है कि आपने क्या काम किए थे, उसके बारे में बताने का काम करें। आज हरियाणा की जनता ये भी हिसाब मांग रही है। मैंने पूछा था, हुड्डा साहब आपकी सरकार में मिर्चपुर कांड हुआ, गोहाना कांड हुआ, अरे गरीबों के घरों को जला दिया गया, वो क्यों जला दिया गया था? उन्होंने गांव छोड़ करके पलायन करना पड़ा, उसके बारे में भी बताने का काम करे। आपने क्या हालात गरीब लोगों को की थी? भाइयों, मैंने ये भी क्वेश्चन किया था, मैंने उनको कहा था, हुड्डा साहब आपके समय में बुजुर्गों को मात्र 500 रुपया पेंशन मिलती थी, मात्र 500 रुपया। जब ये हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया था कि हुड्डा की छुट्टी करनी है, जाते जाते हड़बड़ाहट के अंदर 1000 रुपए बोल करके गया था। हमारे दलाल साहब मंच के ऊपर बैठे हैं। भाइयों, 1000 रुपया भी देने का काम वो आपकी इस डबल इंजन की सरकार ने किया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और भाइयों, आज हरियाणा के बुजुर्गों को देश के बुजुर्गों से सबसे ज्यादा सम्मान भत्ता अगर कहीं देने का कोई सरकार काम कर रही है तो हरियाणा की डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। 3000 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मैंने ये भी पूछा था हुड्डा साहब से कि हुड्डा साहब आपके कार्यकाल में कर्मचारियों को ट्रांसफर कराने के लिए कितना भ्रष्टाचार करना पड़ता था, कितना पैसा वो देते थे, और वो पूरा दिन लोगों की सेवा करने की बजाय वो सेक्रेटरिएट के चक्कर काटते रहते थे, उसके बारे में भी बताने का काम करे। मैंने भी ये क्वेश्चन उनको किया था। मैंने ये भी भूपेंद्र हुड्डा को पूछा था, आप 10 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने गरीब लोगों के बीपीएल कार्ड बनाने का काम आपकी सरकार ने किया, उसको भी बताने का काम करें। मैंने ये भी पूछा कि आपकी सरकार 10 वर्ष तक रही है, आपकी सरकार में कितने लोगों का फ्री में इलाज आपकी सरकार ने कराया, उसको भी सार्वजनिक करने का काम करे। हिसाब मांग रहा है। भाइयों, मैं तो हिसाब अगर 10 वर्ष का दूंगा, कांग्रेस का पूरी का पेट खराब हो जाएगा। भाइयों, मैं सिर्फ 2 महीने का हिसाब देना आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पिछले 2 महीनों में हमारी सरकार ने किस गति से काम किया है, मैं आपके ध्यान में लगाना चाहता हूं। भाइयों, 12 मार्च को आपके भाई बेटे ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, आदरणीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी के आशीर्वाद से, आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से हरियाणा की जिम्मेवारी ली और 13 मार्च को विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। 16 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 6 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट हटा, 7 तारीख को आपके भाई ने एक निर्णय किया कि मेरे हरियाणा प्रदेश के जिनकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे 23 लाख परिवार हैं, ऐसे 84 लाख लोग हैं, उन्होंने दवाई लेने के लिए कहीं हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, किसी ने बाजार में सामान लेने के लिए जाना पड़ता है, किसी ने कहीं परिवार के अंदर रिश्तेदारी में शादी में जाना पड़ता है। हमने एक हैप्पी कार्ड उनको देने का काम किया। 1 साल के अंदर 1000 किलोमीटर तक वो बस में फ्री में जा सके, उनको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये काम हमने 7 तारीख को किया है। और भाइयों, 8 तारीख को हमने ये निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 50,000 और बच्चों को बिना पर्ची बिना खर्ची के हमारी सरकार लगाने का काम करेगी।
और भाइयों, मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में 7 तारीख से लेकर के लगातार हमारी सरकार 16 तारीख को 16 अगस्त को कोड ऑफ कंडक्ट लगा हरियाणा के अंदर। 7 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक हर रोज कोई न कोई लिस्ट हमने बच्चों के अपॉइंटमेंट की निकालने का काम लगातार किया है। और भाइयों, अभी भी हमारे 6000 बच्चों के इंटरव्यू पुलिस के चल रहे हैं। कांग्रेस का पेट खराब हुआ, उनके एक सांसद दिल्ली के अंदर बैठे हैं और इन्होंने एक भर्ती रोको गैंग भी बना रखा है। वो कोर्ट के अंदर गया, वो चीफ इलेक्शन कमीशन दिल्ली के अंदर गया और उन सब भर्तियों को रुकवाने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने किया है। ये युवाओं के हितैषी नहीं, ये युवाओं के विरोधी लोग हैं। भाइयों, इन्होंने उस भर्ती को रुकवाने का काम किया। परंतु मैं आज लोहारू की सरदारी में कहना चाहता हूं, जब ये कोड ऑफ कंडक्ट 4 तारीख के बाद भाइयों हट जाएगा तो वो सारे के सारे बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी के अंदर लग जाएंगे। भाइयों, 8 तारीख को हमने हरियाणा प्रदेश की जितनी भी हमारी एससी समाज और बीसी समाज की चौपालें थी, उन चौपालों को, उनके जनप्रतिनिधियों को हमने बुला करके 118 करोड़ रुपया उनके नवीनीकरण के लिए जारी करने का काम ये हमारी सरकार ने 9 जून को किया है। भाइयों, मुझे खुशी है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बोलता रहता है, झूठ ही बोलते हैं। पिछली बार भी झूठ बोला, 100 गज के प्लाट का सजाबाग दिखा करके ना कागज दिए ना कब्जा दिया। परंतु हमारी सरकार ने आकर के निर्णय किया 10 जून को सोनीपत के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया और जिन लोगों के पास कागज और कब्जा नहीं था, एक समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों को हमने 100 गज के प्लाट का कब्जा भी दिया, कागज भी देने का काम हमारी सरकार ने किया। और मैंने निर्णय किया, हमने एक रजिस्ट्रेशन खोला कि जिन लोगों के पास प्लाट नहीं है वो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करे। 4 अगस्त के बाद हमारी सरकार गांव के अंदर जिनके पास 100 गज का प्लाट नहीं है उनको 100 गज का प्लाट देने का भी काम करेगी और बड़े गांव के अंदर 50 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, हमने इसका निर्णय किया है और भाइयों 17 जून को हमने ये निर्णय किया कि जितने भी हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर जिनका 2 किलोवाट का बिजली का कनेक्शन था उसका हमने पूरा का पूरा सरचार्ज माफ करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, जितना यूनिट खर्च होगा उतने का बिल आएगा। अगर परिवार कहीं घूमने के लिए जाता है, एक भी यूनिट खर्च नहीं करता तो बिजली का बिल 0 आएगा। ये भी निर्णय आपकी सरकार ने लिया है। भाइयों, मुझे खुशी है बताते हुए कि 17-19 जून को हमारी सरकार ने ये निर्णय किया, जो हमारे हरियाणा प्रदेश के श्रमिक भाई थे उनकी बेटियों का भाइयों कन्यादान का पैसा रुका हुआ था, उनके कुछ और बेनिफिट रुके हुए थे। जींद के अंदर मैंने उन सब श्रमिकों को बुला करके एक समय के अंदर उनके बीच में बैठ करके बटन दबा करके 80 करोड़ रुपया उनके बेनिफिट का सीधा खाते के अंदर डालने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 20 जून को हमने आपके यही नजदीक हिसार के अंदर भाइयों महाराजा अग्रसेन हवाई जो अड्डा है उसके विस्तारीकरण के लिए 544 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत मैंने वहां से की है। भाइयों, 21 जून को भिवानी के अंदर मैंने कार्यक्रम रखा था, आप लोग भी वहां पर शायद गए होंगे। मेरे किसानों का जो फसल के खराबे का मुआवजा था वो रुका हुआ था और मैंने भिवानी के अंदर
21 जून को आकर के हरियाणा प्रदेश के 49,000 किसानों के खाते में 133 करोड़ रुपया यहीं से डालने का काम, उनके खराबे की फसल का, ये हमारी सरकार ने किया था। भाइयों, 25 जून को हमने ये निर्णय किया कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, हमारे सत्याग्रही, जो हिंदी सत्याग्रही के लोग थे, उनको हमने पेंशन बढ़ाने का काम भी 25 जून को किया। भाइयों, 26 जून को हमारी सरकार ने जो मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना बना करके शहरों के अंदर जिनके पास प्लॉट नहीं है ऐसे लोगों को चिन्हित किया। पहले ही फेज के अंदर हमने जो 14 शहरों के अंदर जिनके पास प्लॉट नहीं थे ऐसे 15,250 लोगों को 30 गज का प्लॉट देने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। 4 जून के बाद ऐसे सब लोगों को चिन्हित करके उनको भी 30 गज का प्लॉट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार ने 29 जून को जो ओबीसी की क्रीमी लेयर थी वो 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपया करने का काम भी ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 30 जून को पानीपत की भूमि के ऊपर मैंने ऐसे 75,330 बुजुर्गों की एक समय के अंदर पेंशन लगा करके उनको सम्मान देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 2 जुलाई को हमारी सरकार ने जो हमारे हरियाणा प्रदेश की सरपंच जो इस बात की मांग कर रहे थे कि हमें विकास के लिए 5 लाख से राशि बढ़नी चाहिए, हमारी सरकार ने निर्णय किया कि अब इसको बढ़ा करके 21 लाख रुपए करने का हमने निर्णय किया। उन सरपंचों को बुला करके कुरुक्षेत्र में उनके बीच में निर्णय लिया है। भाइयों, ये लोग अग्निवीर की बात करते हैं, ये लोहारू, ये हमारी वीर भूमि है, ये शेखावटी की ये पवित्र भूमि है। भाइयों, ये लगातार इस प्रकार का दुष्प्रचार करते थे कि ये अग्निवीर की योजना युवाओं के साथ धोखा है, परंतु हमारी हरियाणा सरकार ने भाइयों ये निर्णय अभी लिया कि हमारे जितने अग्निवीर हैं जो भी 4 साल के बाद यहाँ पर आएगा, हरियाणा सरकार सरकारी नौकरी में उसको रोजगार देने का काम प्राथमिकता के आधार के ऊपर करेगी और सभी भर्तियों के अंदर हमने उनका कोटा 10% का बढ़ाने का लगाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 4 अगस्त को हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि एक अंग्रेजों के समय का भी आना मेरे किसानों के ऊपर लगता था और उनके ऊपर 133 करोड़ रुपया का वो बकाया भी था। हमारी सरकार ने निर्णय किया कि 133 करोड़ रुपया तो सारा का सारा हमने माफ कर दिया और आगे भी इस अंग्रेजों के जमाने के भी आने को समाप्त करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है 8 अगस्त को हमने एक और बड़ा निर्णय लिया। हरियाणा प्रदेश के जो हमारे HKRN के भाइयों कर्मचारी थे जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर लगे हुए थे, कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए थे, ऐसे 1,20,000 बच्चों को एक कलम से हमने सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने एक और निर्णय किया है, तीज के पर्व के ऊपर किया है। हमारी माताएं बहनें, जब मैं तीज के पर्व के ऊपर उस कार्यक्रम के अंदर गया तो उन्होंने कहा कि गैस की कीमतें थोड़ी सस्ती हो जाएं। हमारी सरकार ने तुरंत निर्णय ले लिया कि हरियाणा प्रदेश के ऐसे 50 लाख परिवारों को वो लाभ मिलने वाला है। हरियाणा प्रदेश के लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा 2 करोड़ 80 लाख में से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हमने 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है। और हमने कहा
कि इसके ऊपर जितना भी चार्ज लगेगा वो हरियाणा सरकार देगी। ये डबल इंजन की सरकार लोगों के हित में काम कर रही है। और भाइयों, ये लोग उसका लाभ भी मिल रहा है। कांग्रेस के लोग इस प्रकार का दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ये तो घोषणा है। हुड्डा साहब, ये घोषणा नहीं है। मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो गया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है अभी पिछले दिनों कि अब की बार बरसात का कम हो रही है, मेरे किसान का खर्चा ज्यादा हो रहा है और उसको लाभ मिलना चाहिए, उसके खर्चे कम होने चाहिए। हमारी सरकार ने भाइयों ये निर्णय लिया कि जितने भी हमारे हरियाणा प्रदेश के किसान हैं वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रति एकड़ के हिसाब से उनके खाते में 2-2 हजार रुपया पहुंचाने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने लिया है। भाइयों, पहली किस्त मैंने 525 करोड़ रुपए की किसानों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। उसके बाद ये कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। भाइयों, एक एक किसान के खाते में प्रति एकड़ 2-2 हजार रुपया पहुंचाने का काम ये आपकी ही सरकार कर रही है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, ये देश के अंदर पहला हरियाणा ऐसा राज्य है, हमारी सरकार ने ये निर्णय किया कि मेरे हरियाणा प्रदेश की कोई भी फसल है उसको एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, लगातार ये हमारी सरकार एक मिशन मोड के अंदर काम कर रही है। भाइयों, जब कांग्रेस की यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे, 1 तारीख तक हम घर नहीं बैठेंगे, एक एक घर के अंदर जा